नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही हो तो हम लेकर आ गए हैं मीडिया विजुअल रेनेसा का एपिसोड 8 और हम बात कर रहे हैं नवजागरण की, कहानी सुन रहे हैं नवजागरण की, समझ रहे हैं कि नवजागरण काल भारत में आखिर क्या था। वो समय जिसने भारतीय समाज को बदलने की, आज हम जिस समय में जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ तक हमको लाने की, हमारा इवोल्यूशन जो मेंटल और सोशल इवोल्यूशन है उसको शुरू करने की का जो है वो किरदार अदा किया हमारे लिए। यूरोप से शुरू हुआ रेनेसां भारत पहुंचा और उसके बाद 18वीं शताब्दी से राम मोहन राय के साथ इसकी शुरुआत हुई। हमने राम मोहन राय की कहानी सुनी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो कहानी है, यानी कि शारदा एक्ट जिसे कहते हैं, हम जो है उसके तीसरे और आखिरी एपिसोड, आखिरी पड़ाव पर हैं और हम जो है वो बात करने वाले हैं आज ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, उनके जनसंघर्ष के बारे में और उनके जो विवेकवाद है और उनकी जो स्त्री चेतना है उसके बारे में। उन्होंने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, उसके बारे में आज आखिरी एपिसोड इस चैप्टर का है जिसे हम कहते हैं। जैसे राम मोहन राय का एक चैप्टर था और ये आखिरी चैप्टर जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो है उनके बारे में है। आखिरी अध्याय, ये अध्याय खत्म हो रहा है, इसका आखिरी हिस्सा है आज। और हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी जी हैं, जो जिनकी क्लासरूम है एक तरह से ये, हर बार की तरह। और आप सबका स्वागत है जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में ही कि इसको आप लोग शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ तक पहुँचाएं। एक तरह का क्लासरूम, एक तरह की डिजिटल ऑडियो वीडियो किताब तैयार हो रही है रेनेसांस के बारे में। रेनेसांस जैसा कि जो है वो फ्रेंच में या लैटिन में या अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको। और नवजागरण की भूमिका हमारे जीवन में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज के बारे में जहाँ तक बात की जाए, यूरोपियन समाज के बारे में नहीं, भारतीय समाज दरअसल रेनेसांस का जो पूरा पीरियड था उसके खत्म होने के बाद लगभग वहीं खड़ा है जहाँ पे हमारे नवजागरण ने हमको छोड़ा था। हम उससे आगे नहीं आ पाए हैं। तो जितनी चेतना, जितनी तरक्की, जितने विकास, मानसिक और सामाजिक विकास पे हम इतराते हैं कि हम तो पहले ऐसे थे और अब तो हम ऐसे हो गए, अब तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं मानते हैं जो गलत थी। दरअसल वो सब कुछ, लगभग लगभग सब कुछ नवजागरण की देन है। और उस नवजागरण को हम सीमित जो है वो किसी 18वीं या 19वीं शताब्दी तक नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मोन्टाज रन हुआ उसमें आपने देखा, उसमें ज्योतिबा फुले भी हैं, सावित्रीबाई फुले भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं और भीमराव अम्बेडकर भी हैं। उसके अलावा और लोग भी उसमें होंगे। तो नवजागरण को हम अभी जिसको कहते हैं, क्योंकि हम नवजागरण चूंकि हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि आप हिंदू धर्म से जुड़ी बातें ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि नवजागरण का ताल्लुक दरअसल इस एक धर्म विशेष से था। और अभी इस बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी हिंदू धर्म की एक, अभी तक हम इसके पहले नवजागरण कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा था, अभी हम उसी धर्म के कट्टरपंथ के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी था रेनेसांस के बारे में। और हम आगे बात करते जाएंगे कि कैसे हिंदू धर्म में सुधारक आए। फिलहाल ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जनसंघर्ष, उनके विवेकवाद और उनकी स्त्री चेतना पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में इस आखिरी एपिसोड में मैं आपको छोड़ देना चाहता हूँ प्रोफेसर चतुर्वेदी के साथ। डॉक्टर प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? नहीं, मैं विषय पर आऊंगा जी और वहीं से बात शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी और उलझनें बढ़ेंगी इसको लेकर। जी थोड़े से प्रश्न लोगों के दिमाग में पैदा हों। जी लोगों का जो रेस्पॉन्स है उसमें यह है कि लोगों के दिमाग में सवाल ज्यादा पैदा हो रहे हैं जी और हम चाहते ही यही है, हमारा पर्पज ये है कि लोग सवाल तो उठाएं, जी बहस तो हो इस पर। जी तो हमने इसे जी जी तो मैं उसी विषय पर शुरू करूंगा, जी जब आप परमिशन देंगे। तो बिल्कुल, मैं आप सब लोगों को छोड़ जा रहा हूँ प्रोफेसर के साथ। जी प्रोफेसर। अ, आज हम लोग को बातचीत के लिए जो बैठे हैं वो ये है कि ये नवजागरण में एक बहुत ही जटिल पहलू है। जटिल पहलू ये है कि मैंने शुरू में इसका बहुत ही हल्के से जिक्र किया। ईश्वर चंद विद्यासागर अपने नाम के साथ ईश्वर चंद शर्मा लिखते हैं। ये बहुत ही मीनिंगफुल है। वो विद्यासागर तो उन्हें उपाधि दी गई थी, लेकिन वो उनकी हर किताब में जो दस्तखत है उनके,
वो ईश्वर चंद शर्मा के नाम से हैं। और जहां तक मेरी नॉलेज है, बंगाली जाति के इतिहास में शर्मा की पदवी का या जाति का इस्तेमाल नहीं होता रहा है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने ऐसा क्यों किया, ये तो वही जाने। लेकिन एक चीज मैं समझ सकता हूं इससे, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि ईश्वर चंद विद्यासागर जहां से खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो दुर्ग है जिसके साथ में उनकी आइडियोलॉजिकल मुठभेड़ है, वो है ब्राह्मणवाद का किला। पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद है और उसके किले से को वो चुनौती दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ में जितनी सशक्त चुनौती, आइडियोलॉजिकल चुनौती ईश्वर चंद विद्यासागर ने खड़ी की, वैसी सशक्त चुनौती किसी ने नहीं दी। ईश्वर चंद विद्यासागर के पहले कभी किसी ने ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों को ललकारा हो, यह नहीं देखा गया परंपरा में। दूसरी जाति के लोगों ने ललकारा है ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मण होके ब्राह्मण के यानी जो ईश्वर चंद शर्मा पदबंध का उल्लेख करते हुए वे बार बार, और वो अपने ब्राह्मण बोध को, ब्राह्मण दृष्टि को वो छोड़ते नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद को और जो ब्राह्मणवाद की जो जितनी भी जिसे कहें कि नरक गाथाएं हैं, उन नरक गाथाओं से पूरे के पूरे भारतीय समाज को एक तरह से वाकिफ कराते हैं, भारतीय समाज का परिचय कराते हैं और भारतीय समाज को उस ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और ये परंपरा शुरू होती है सबसे पहले बंगाल में। ब्राह्मणवाद की लड़ाई सुसंगत एक आइडियोलॉजिकल पैराडाइम पर कैसे लड़ी जाए, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या थी, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका अपना एक दायरा निकाला। पहले दो एक बहुत ही छोटी और काम की चीज है जिससे कि ईश्वरचंद विद्यासागर को समझने में मदद मिले। बुनियादी चीज ये जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईश्वरचंद विद्यासागर के जन संघर्ष के केंद्र में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण जातियों की, उच्च वर्ण के लोगों की, उच्च वर्ण में भी ब्राह्मणों की कुरीतियां उसके केंद्र में है। और वो किस तरह से वो कुरीतियों को क्वेश्चन करते हैं और किस तरह की चीजें उद्घाटित करते हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहली चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसने के पूरे मॉडर्न पीरियड को बनाने में मदद की, वो ये कि आधुनिक बंगला के गद्य के निर्माण की शुरुआत होती है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी वासुदेव चरित्र के नाम से, और वो फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए लिखी थी और फोर्ट विलियम कॉलेज ने उसे अप्रूव नहीं किया। वो लंबे समय तक वो पुस्तक गुमनाम पड़ी रही, बाद में उनके पुत्र ने उसे प्रकाशित किया। लेकिन वासुदेव चरित्र पुस्तक एक विलक्षण जो है पहला प्रयोग था जो कि बंगला में आधुनिक गद्य जिसे हम लोग कहते हैं, प्रोज, मॉडर्न प्रोज की शुरुआत बंगला में होती है इस वासुदेव चरित्र से। पुराना एक संस्कृत का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उस श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने ये वासुदेव चरित्र नामक पुस्तक लिखी, और वो श्रीमद् भागवत में जो कुछ है उसको अपनी भाषा में और एक नए प्रोज में, एक नए गद्य में उन्होंने पेश किया। और ये एक बिल्कुल क्रांतिकारी किस्म का काम है। क्रांतिकारी इस सेंस में कि जब आप कोई चीज गद्य में कहते हैं तो गद्य में कहने की आदत तब होती है जब आप जनता के संघर्ष से जुड़ना चाहते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के पहले उनके समानांतर कई लोग थे। राममोहन राय थे, राजेंद्र लाल मित्र थे, के एम बनर्जी थे,
इन लोगों को ये माना जाता है कि ये लोग आधुनिक गद्य के, बंगला के आधुनिक गद्य के निर्माता हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि बंगला के आधुनिक गद्य की शुरुआत इन लोगों से नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर के वासुदेव चरित्र नामक जो पुस्तक है उससे होती है। और यह पुस्तक इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि एकदम जो प्रोज है वो एकदम सिंपल, एकदम सरल गद्य और एकदम लालित्यपूर्ण गद्य, ऐसा गद्य जिसमें आप रमें, आपको आनंद आए। हो सकता है कि ये पुस्तक कुछ लोगों को ये श्रीमद् भागवत का भावानुवाद लगे, लेकिन यह इंपॉर्टेंट उसका भावानुवाद होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका प्रोज। तो पहला मैसेज था मॉडर्न पीरियड के विचारकों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, कि अगर आपको कोई बात कहनी है तो सरल भाषा में कहो। कोई भी चीज कहनी है एक ऐसे गद्य में कहो जो लोगों के दिल को बांधे। और आधुनिक गद्य के लिहाज से यह पुस्तक बंगला के साहित्य की यह पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है। आधुनिक गद्य की शुरुआत इस पुस्तक से होती है और आधुनिक गद्य की नए किस्म के प्रोज की जरूरत तब पड़ती है जब आप जीवन के संघर्षों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। और ये चीज, ये छटपटाहट दो स्तर पर दिखाई देती है। एक ये कि जो कृष्ण का चरित्र है वो चरित्र परंपरावादियों के चंगुल से कैसे मुक्त करके आम जनता के जीवन में एक सहज प्रोज के जरिए पहुंचाया जाए, एक सहज गद्य के जरिए पहुंचाया जाए। यानी कृष्ण के चरित्र को शास्त्र के दायरे से बाहर निकाल के और जब वे शास्त्र के दायरे से उसे बाहर निकालते हैं तो वे उसे उदारतावाद के प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं। ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्हीं के समकालीन थे विवेकानंद। उनकी कृष्ण के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उनका मानना था कृष्ण छलिया थे और छल के नाम से उन्होंने बहुत कुछ अपनी लीलाएं की। लेकिन ईश्वरचंद ने वासुदेव चरित्र के जरिए कृष्ण के उदारतावाद को प्रमुख उपकरण बनाया और उसे पेश किया, और यह एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। श्री कृष्ण ट्रेडिशन में मध्यकालीन बोध के प्रतीक रहे हैं, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर वासुदेव चरित्र में उन्हें उदारतावाद के प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं। और क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ईसाइयत से मुठभेड़ करने के लिए, ईसाइयत का सामना करने के लिए, ईसाइयत के कट्टरतावाद का जवाब देने के लिए, क्योंकि ईसाइयत का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कृष्ण मदद कर सकते हैं और कृष्ण का उदारतावाद मदद कर सकता है। वे पुराने रूढ़िवादी धर्म के विकल्प के तौर पर भी वो कृष्ण को पेश करते हैं। लंबे समय तक ये वासुदेव चरित्र की स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट अनुपलब्ध रही। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने, नारायण बसु ने उसे प्रकाशित कराया। और मजेदार बात यह है कि जब प्रकाशित कराया तो उसमें उसका लेखन का वर्ष मेंशन नहीं है कि आखिर यह पुस्तक कब लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज ने जब ये वासुदेव चरित्र पुस्तक को
एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक और महत्वपूर्ण चीज घटी जो कि दर्ज की जानी चाहिए और जिससे कि ईश्वरचंद विद्यासागर के दृष्टिकोण का पता चलता है। वो चीज क्या घटी? वो चीज ये घटी कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1847 में ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए एक पुस्तक चुनी और वो पुस्तक थी बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी पुस्तक हिंदी में थी। इस पुस्तक को उन्होंने बंगला में अनुवाद के लिए चुना। दिलचस्प बात यह है कि बेताल पच्चीसी जैसे हिंदी में थी, उसी तरह यह बेताल पंचविंशत का नाम से यह पुस्तक शिवदास भट्ट द्वारा लिखित संस्कृत में भी उपलब्ध थी। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने अनुवाद के लिए हिंदी वर्जन, हिंदी में प्रकाशित बेताल पंचविंशत का को चुना, संस्कृत की पुस्तक को नहीं चुना। और जब बेताल पच्चीसी का उन्होंने ट्रांसलेशन बंगला में किया तो उसके बहुत सारे जो अश्लील अंश थे उनको संपादित करके निकाल दिया। और इसमें भी एक ही चीज, एक ही पैटर्न कि आधुनिक काल के कम्युनिकेशन के लिए, आधुनिक काल के शिक्षण के लिए जो भाषा जरूरी है वो कौन सी भाषा? सरल और सहज भाषा। सो बेताल पंचविंशत का जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया बंगला में, तो उस पुस्तक को भी उन्होंने सरल बंगला गद्य में तैयार करके हमारे सामने पेश किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बंगला में हिंदी से चीजें लाई जाएं। इसकी चिंता सबसे पहले ईश्वरचंद विद्यासागर के जेहन में थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने धार्मिक कट्टरतावाद से लड़ने के लिए, अपने जमाने के ब्राह्मणवाद से और उसकी बुराइयों से लड़ने के लिए उन्होंने वासुदेव चरित्र को और उसके कथानक को चुना। और जब ये सारी चीजें घट रही थी, इससे उस पूरे के पूरे समय को समझने में मदद मिलती है कि ईश्वरचंद विद्यासागर का जो समय था वो समय किस तरह का था। लोग सोचते हैं, लोगों के दिमाग में यह है धारणा कि ब्राह्मण लोग चूंकि सर्वश्रेष्ठ जाति में गिने जाते थे, वो सर्वश्रेष्ठ होते नहीं थे, सांस्कृतिक तौर पर बड़े पतनशील होते थे। आज भी हैं। आज भी ब्राह्मणों का एक अधिकांश हिस्सा सबसे सड़ी गली जीवन व्यवस्था को और मूल्यों को जीता है। लेकिन हर जगह उनका आज भी जातिगत वर्चस्व है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, सरकारी दफ्तरों में जाइए, आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण वर्चस्व कैसा होता है और ब्राह्मण कैसे थे और कितनी सड़ी गली जिंदगी जीते थे। इसका एक नमूना मैं पेश कर रहा हूं, खाली एक नमूना पेश कर रहा हूं। उस जमाने में ये जो बहुपत्नी प्रथा थी, उस बहुपत्नी प्रथा के बारे में जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो आंदोलन शुरू किया, तो बहुपत्नी प्रथा किन लोगों में थी? सवर्णों में थी, और सवर्णों में भी ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक बड़ी लंबी फहरिस्त
बंगाल के उन ब्राह्मणों की दी है जिनके के यहां अनेकों पत्नियां थीं। सुन के चौंक जाएंगे आप। आपका ब्राह्मणों के प्रति एकदम जो आदर भाव वो खंडित हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर से पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज नफरत करता था। ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी एक व्यक्ति से नवजागरण में नफरत करते थे तो वो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर ने जिस प्रश्न को उठाया था, उस विधवा विवाह और बहु विवाह की प्रथा, इन दोनों के ही केंद्र में सबसे ज्यादा सड़ा गला रूप जिस जाति का सामने आता है, जिस समुदाय का सामने आता है, वो ब्राह्मण है। और स्थिति क्या थी उनकी? उन्होंने जो लिस्ट दी है, उस समय लोग कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ब्राह्मण तो अत्याचार नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मण अत्याचार नहीं करते, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वो अत्याचार करते हैं। वो नवजागरण में भी कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, और इन दिनों भी कर रहे हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस धारणा को खंडित करते हुए कि ब्राह्मण लोग अत्याचार नहीं करते, एक लंबी फहरिस्त दी कि वे ब्राह्मण वो कैसे बहुपत्नी प्रथा का पालन कर रहे हैं। मसलन उसमें सैकड़ों ब्राह्मणों के नाम हैं, सैकड़ों। मैं कुछ नाम पढ़ के सुना रहा हूं आपको, जिससे कि आपको उस नरक का अंदाजा लगे कि बंगाल में जो ब्राह्मण थे और बंगाल में जो उच्च कोटि के लोग थे, सवर्ण लोग थे, वो कितने सड़े हुए लोग थे। नवजागरण जब हुआ तो बंगाल कितना सड़ा हुआ था, कितना पिछड़ा हुआ था। बंगाल को भारत का सिरमौर बनाया था राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर के संघर्ष ने, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के संघर्ष ने। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर को जो बंगाल मिला था, वो बंगाल एकदम सड़ा हुआ बंगाल था, और वहां जो सवर्ण जाति के लोग थे, वो पिछड़ी हुई संस्कृति, पिछड़े हुए मूल्य और तमाम किस्म की जो वर्जित चीजें हैं, उन सब का उपयोग करते थे। एकदम सड़े हुए लोग थे। कहीं से भी किसी भी किस्म का श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, उत्कृष्ट जीवन शैली उनके पास नहीं थी। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों ने उस सड़े गले समाज और सड़ी गली जीवन शैली और सड़ी गली जो परंपराएं थी, जो ब्राह्मण जाति की, सवर्ण जातियों की थी, उस ब्राह्मण जाति में प्रचलित उन परंपराओं को चुनौती दी। और ये सबसे बड़ा काम था। जातिवाद को इतनी बड़ी चुनौती उसके पहले कभी नहीं मिली आंदोलन के तौर पर। अब आप देखिए नमूना। एक सज्जन थे भोलानाथ बंदोपाध्याय, उनकी उम्र थी 55 साल, और 55 साल की उम्र में उन्होंने 80 शादियां की थी। एक सज्जन थे भगवान चट्टोपाध्याय, उम्र थी 64 साल, और 64 साल की उम्र में 72 शादियां की थी। एक सज्जन थे पूर्णचंद मुखोपाध्याय, 55 साल उम्र थी, और 55 साल की उम्र में 62 शादियां की थी। और ये एक लंबी लिस्ट, जिसमें तकरीबन 500 लोगों के नाम हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने कि बहुपत्नी प्रथा के तहत कई दर्जन, यानी जो शादी करता था व्यक्ति,
उसे मालूम ही नहीं था कि उसने कब शादी की, क्यों शादी की, कैसे शादी की और किससे शादी की। एक सज्जन है, उसमें मधुसूदन मुखोपाध्याय, उम्र 40 साल और शादियां की थी 50। कहने का मतलब ये कि ये जो ब्राह्मण समाज है जिसकी कि ये देश पूजा करता रहा, ये ब्राह्मण समाज नवजागरण के समय ये दर्ज किया गया कि ये सबसे सड़े गले जीवन मूल्यों को जी रहा था। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के और बंगाल के नवजागरण के केंद्र में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण समुदाय के प्रति गहरी घृणा और गुस्से का इजहार होता है। और ये जो सिलसिला था शादी का, ये एक पहलू था छोटा सा। दूसरा पहलू था जिसने कि इस पूरी की पूरी जाति और इसके कलेवर को और इस समाज को, अगर मुझसे पूछें कि ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज ये तो बहाना है, ये विधवा विवाह, ये इश्यूज थे जिनको लेके उठाया उन्होंने। लेकिन जो असली इश्यूज था वो क्या था, जिससे हम लोग डरते हैं? हम लोग पॉपुलिज्म से डरते हैं। अगर कोई गलत चीज पॉपुलिज्म के नाम पर सामने घट रही होती है तो हम बोलते नहीं है, जिसे हम लोग भीड़ की संस्कृति कहते हैं आज की भाषा में। ब्राह्मणों की संस्कृति भीड़ की संस्कृति हुआ करती थी। ब्राह्मणवाद जो है वो पुराने जमाने का कट्टरतावाद है। नवजागरण में वह सामाजिक कट्टरतावाद और सामाजिक अधिनायकवाद का रूप था। ब्राह्मणों के सामने न्याय, विवेक, सभ्यता, इनका कोई मूल्य नहीं था। वो इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिए, राजा राममोहन राय के लिए न्याय का मूल्य था। पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ की मानसिकता या समूह की मानसिकता के खिलाफ पहली बार राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये दोनों अपने अपने तरीके से आवाज बुलंद करते हैं। सो नवजागरण का पहला लेसन क्या है, पहला सबक क्या है, पहली शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा यह है कि हर हालत में जो अन्याय के आधार पर निर्मित पॉपुलिज्म है, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे वो दर्शन में हो, चाहे वो जीवन शैली में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, उसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। भीड़ की संस्कृति के आधार पर चूंकि जनता ये जानती है, चूंकि जनता ये मानती है, चूंकि जनता ये बोलती है, इस आधार पर तुम भी मानो। ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता को ईश्वरचंद विद्यासागर सीधे चुनौती देते हैं। इस मानसिकता को उनसे पहले राजा राममोहन राय चुनौती देते। विधवा, सती प्रथा को सारे लोग मानते थे और जानते थे, कोई चुनौती नहीं देता था, क्योंकि सब लोग के दिमाग में यह उतार दिया गया था कि यह शास्त्र सम्मत है। उसी तरह विधवा का विवाह नहीं हो सकता था, और यह चीज लोगों के जेहन में उतार दी गई थी कि यह शास्त्र सम्मत है। एक एक व्यक्ति दर्जनों शादियां करता था, और यह उसके जेहन में उतार दी गई थी जनता के कि यह शास्त्र सम्मत है। और बहुसंख्यक समाज उस जमाने का इन चीजों को मानता भी था। सो नवजागरण के जो लोग हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर या राजा राममोहन राय, ये इन दोनों की ये विशेषता है कि ये जो भीड़ की संस्कृति है,
ये मॉब मेंटेलिटी है। इस मॉब मेंटेलिटी को वे संस्कार के स्तर पर, मूल्य के स्तर पर, आदत के स्तर पर, एटीट्यूड के स्तर पर और सामाजिक संबंधों के स्तर पर चुनौती देते हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि चूंकि जनता के आचार व्यवहार ऐसे हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नजरिए की खूबी यह थी कि वे देश की जनता के आचार व्यवहार, देश की जनता में प्रचलित शास्त्र और देश की जनता की मनोदशा, इन तीनों की परीक्षा करते हैं न्याय के आधार पर, न्याय बुद्धि के आधार पर। न्याय बुद्धि के आधार पर ही वे पूरे के पूरे ब्राह्मणवाद और उसकी परंपराओं को चुनौती देते हैं। और ये चुनौती देते हुए वे अपने को ब्राह्मण बनाए रखते हैं, ब्राह्मण का पद वो छोड़ते नहीं है। वो ब्राह्मण की जगह किसी और के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे ब्राह्मण रहकर न्याय बुद्धि के आधार पर, जो पॉपुलर कल्चर थी, पॉपुलर जीवन शैली थी और जो पॉपुलर शास्त्र था और जो पॉपुलर मनोदशा थी, इन तीनों के बारे में सवाल खड़े करते हैं। आज तो हमारी हालत बहुत खराब है। आज तो यह हालत है कि आजकल कि आप अपने समुदाय की आलोचना नहीं कर सकते। अगर आलोचना करते हैं तो आपके खिलाफ में केस हो जाएगा। आपको सांगठनिक तौर पर, कानूनी तौर पर परेशान करने के लिए लोग तमाम किस्म की एफआईआर कर देंगे कि मेरी भावनाओं को आहत किया। आजकल तो भावनाएं सबसे ज्यादा आहत होती हैं, लोगों की आस्था आहत होती है। ईश्वरचंद विद्यासागर से जो चीज सीखने की है वो ये कि अगर हमें व्यक्ति का विकास करना है, सभ्यता का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो न्याय बुद्धि को हमें बुनियादी आधार बनाना होगा। और न्याय बुद्धि के आधार पर देशाचार की महिमा की भी आलोचना करनी होगी। अगर देशाचार गलत है, आम जनता के जीवन आचरण में गलतियां हैं, गलत संस्कृति है, गलत वैल्यूज हैं, गलत संस्कार हैं, तो हमें उनके खिलाफ में आवाज बुलंद करनी होगी। इस संदर्भ में यानी ये जो देशाचार है, इस देशाचार की स्थिति क्या थी वो बदली नहीं, अभी भी कुछ मायने में अभी भी बरकरार है। क्योंकि हमने जो क्रिटिक, देशाचार का जो क्रिटिक, लोगों के आचार व्यवहार का जो क्रिटिक, जो आलोचना ईश्वरचंद विद्यासागर ने विकसित की थी, उसे हमने आगे कैरी आउट नहीं किया। अगर हमने इस आलोचना को कैरी आउट किया होता, उस आलोचना का आगे कंटिन्यू विकास करते हम लोग, क्योंकि देशाचार में जो मूल्य जड़ें जमाए हुए हैं वे एक दो दिन में या 2 4 10 वर्षों में पैदा नहीं हुए। वे सैकड़ों वर्ष के ब्राह्मणवादी कुसंस्कारों के गर्भ से पैदा हुए। एक आदत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। आदत आसानी से नहीं जाती, संस्कार आसानी से नहीं जाते। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का विधवा विवाह के संदर्भ में जो उन्होंने आलोचना विकसित की, वो विधवा विवाह तो उसमें एक ऊपर सतह पर दिखने वाला एक मुद्दा है, लेकिन असल चीज क्या है उसकी, जिसके आधार पर पूरे के पूरे विधवा विवाह के पक्ष में उन्होंने माहौल तैयार किया, वो है देशाचार की आलोचना। उनकी भाषा देखिए, उसका कुछ नमूना बहुत जरूरी है। वो उन्होंने लिखा है,
क्योंकि देश में उस समय ये चीज बड़ी बुरी तरह से छाई हुई थी कि यह देशाचार ही देश का परम गुरु है, देशाचार का शासन ही प्रधान शासन है तथा देशाचार का उपदेश ही प्रधान उपदेश है। धन्य है देशाचार की महिमा। इसने अपने भक्तों को दुर्वेद्य दासता के बंधन में जकड़ रखा है। एक छत्र राजा बना है देशाचार। धीरे धीरे इसके अधिकार की सीमा और विस्तारित होती जा रही है। शास्त्रों के मंत्र से लेकर धर्म के मर्म तक को इसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। क्या उचित है, क्या अनुचित, यह सोचने की शक्ति तक को इसने पंगु कर दिया है। न्याय अन्याय विचार का रास्ता रोककर यह खड़ा हो गया है। इस देशाचार के प्रभाव से लोग शास्त्र को अशास्त्र और धर्म को अधर्म की मान्यता देने लगे हैं। सर्वधर्म बहिष्कृत, यथेच्छाचारी, दुराचारी, दुष्ट भी केवल इसके अनुगत बन लौकिक संरक्षण पा रहे हैं और सर्वत्र साधु सज्जन के रूप में ग्राह्य और समादृत हो रहे हैं। अच्छे, भद्र और सज्जन पुरुष देशाचार के अनुगत न बने तो समाज उन्हें नास्तिक, अधार्मिक और हर प्रकार का दोषी करार कर विविध रूप में उनकी भर्त्सना कर रहा है। इसे अधिकार है, यह जिसे चाहे ग्राह्य बनाए, जिसे चाहे त्याज्य। इस प्रकार के दुराचार की जड़ लोग भी यदि देशाचार का प्रश्रय पा जाएं तो महान धार्मिक बन जाते हैं। इनसे संबंध रखने पर धर्म न लुप्त होता है न उसका क्षय भी होता है। लेकिन यदि कोई निरंतर सत्कर्मों में लगा रहे परंतु लौकिक संरक्षण पाने की चेष्टा छोड़ दे तो उनके साथ आहार व्यवहार आदान प्रदान तो दूर की बात करने से भी धर्म लुप्त हो जाता है। हाय रे धर्म, तुम्हारा रहस्य जानना दुष्कर है। किससे तुम्हारी रक्षा होती है और किस काम से तुम्हारा लोप हो जाता है वह केवल तुम ही बता सकते हो। अनकोट। मेरे ख्याल में पूरे हिंदू सिविलाइजेशन में इससे बेहतर क्रिटिसिज्म ब्राह्मणवाद के पाखंड का और ब्राह्मणवादी जो जीवन शैली है उसका, इससे बढ़िया क्रिटिसिज्म किसी और ने नहीं लिखा। जरूरत थी इस क्रिटिसिज्म को आगे विकसित करने की। लेकिन ये आगे नहीं जा पाया और हुआ यह कि ये जो पूरा का पूरा तंत्र खड़ा किया आपने दुराचार का, देशाचार के नाम पर, जिसे कहेंगे जनता के आचार व्यवहार संस्कृति के नाम पर, इसकी ढाल के तौर पर जहां एक तरफ मूर्ति पूजा को रखा गया था वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों को रखा गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस चीज को जानते थे। राजा राममोहन राय इस चीज को जानते थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ तुम करो कुछ हम करें, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ें। भारतीय समाज की और खासतौर पर सवर्णों के आचार व्यवहार जीवन शैली सांस्कृतिक रूपों की जो आलोचना राजा राममोहन राय ने शुरू की, उस आलोचना को ईश्वरचंद्र विद्यासागर आगे विकसित करते हैं। ये सबसे पहले राजा राममोहन राय ने ही कहा था कि मुझे शास्त्र नहीं चाहिए, किसी भी शास्त्र के प्रमाण को मत मानो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस आलोचना को आगे जारी रखते हैं। वो जिस तरह से उन्होंने अभी इस
देशाचार की आलोचना की, उसी तरह उन्होंने शास्त्र की भी आलोचना की। और वो इंटरेस्टिंग है, वो कोट, हाय रे शास्त्र, तुम्हारी क्या दुर्गत हुई है, तुम किस आधार पर अनेक कार्यों को धर्मलोपकारी, जाति भ्रंश और निंदनीय घोषित कर देते हो। क्या तुम्हें खुद भी ज्ञात है, देशाचार का प्रश्रय पा न जाने कितने लोग पतित निंदनीय काम कर रहे हैं, पर शास्त्रों ने भी उसके सिर पर हाथ रख दिया है। इस पुण्य भूमि भारत में जो पाप को सलिला दुर्निवार रूप में उमड़ रही है, उसके मूल में अन्वेषण किया जाए तो तुम्हारे प्रति अनादर और घृणा के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं जगता। अब ये सोचिए आप, इस अनकोट शास्त्रों के बारे में इतने कठोर शब्द कि शास्त्र किस तरह की भूमिका अदा कर रहे थे, जिन शास्त्रों को अस्वीकार करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जोर दे रहे हैं। वो जितने दुष्कर्म थे, अपराध थे, उन सारे के सारे दुष्कर्म और अपराधों पर वे एक तरह से पर्दा डालने का, उन्हें छिपाने का काम करते थे। और वे सारे के सारे दुष्कर्म और अपराध इस धर्म के आड़ में प्रश्रय पा रहे थे, शास्त्रों की आड़ में प्रश्रय पा रहे थे। तो जहां एक तरफ जीवन शैली के रूप, पॉपुलिज्म के रूप, तमाम किस्म की विकृत सामाजिक परंपराओं को, क्रिमिनल परंपराओं को अपने अंदर छिपाए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों की तरफ से इन अपराधों को, ये अपराध कई स्तर पर थे, एक स्तर पर नहीं था, अनेक स्तर पर जो प्रचलित अपराध थे, उन अपराधों को छिपाने का, उन्हें प्रश्रय देने का काम शास्त्र कर रहे थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन शास्त्रों की तीखी आलोचना करते हैं। तीसरा पहलू जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी एक तरफ जीवन शैली, उसका पॉपुलिज्म, दूसरी तरफ शास्त्र और उसका पॉपुलिज्म, और तीसरी तरफ जनता। संभवतः मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने उतना विस्तार से पढ़ा नहीं है, लेकिन जनता का पहला क्रिटिसिज्म मॉडर्न पीरियड में, बड़ा क्रिटिसिज्म सबसे पहले विकसित किया इन्हीं दो लोगों ने, राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगर आपको समाज बदलना है तो जनता के प्रति आपको आलोचनात्मक भाव पैदा करना होगा। जनता में अगर गलत है कोई चीज तो उसकी भी आलोचना करनी होगी, चाहे सारी जनता उसे मानती हो। राजा राममोहन राय ने यह अपने तरीके से काम किया शुरू, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस काम को हाथ लगाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जनता की पूजा नहीं करते, जनता को खाली पूजा की चीज नहीं बनाते, जनता के दुर्गुणों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। सो अगर आप सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, आप विवेकवाद की रक्षा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप जीवन शैली और जीवन शैली में छिपे हुए जो संस्कार हैं उनकी आलोचना विकसित करें। अगर आप विवेकवाद विकसित करना चाहते हैं तो धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र की आड़ में चल रहा जो तमाम किस्म का जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रपंच है, उस प्रपंच को एक्सपोज करें, उद्घाटित करें और उसकी आलोचना करें। और तीसरा महत्वपूर्ण है, विवेकवाद के पूरे परिदृश्य को निर्मित करने के लिए कि जनता की भी आलोचना की जाए। और किस आधार पर की जाए? ये जो तीनों एरिया, इनकी आलोचना का आधार क्या है? न्याय बुद्धि। न्याय के आधार पर जीवन शैली देखो,
न्याय के आधार पर शास्त्रों को देखो। अगर शास्त्र न्याय के पक्ष में खड़े हैं तब तो ठीक है, और शास्त्र न्याय के पक्ष में नहीं खड़े हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह जनता अगर न्याय के पक्ष में खड़ी है तब तो जनता ठीक है, अगर जनता न्याय के पक्ष में नहीं है तो जनता की भी आलोचना की जानी चाहिए, और ऐसी जनता की गंभीर आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने लिखा भी है, कोट, और ये जो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, संयोग से ये जो 3 हिस्से में 2 अभी शेयर कर चुका हूं, एक तीसरा अभी पढ़ने जा रहा हूं। ये तीनों हिस्से आज भी भारत पर लागू होते हैं, वो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पर्वतांचल हो, इस पूरे देश पर लागू होते हैं। ये बीमारी भीड़ की संस्कृति की बीमारी, चूंकि सब लोग ये संस्कार मानते हैं, तुम भी मानो, चूंकि सब लोग शास्त्र मानते हैं, तुम भी मानो, कोई सवाल मत करो, कोई मूल्यांकन मत करो। और जनता तो एकदम मूल्यांकन के परे है। और देखिए आप, अब आप देख रहे हैं ना, पिछले 6 साल से जनता ने जो आपको यश दिया है, जो सरकार दी है, आप उसके गौरवपूर्ण गायन को देख रहे हैं। तो ये जो अंश मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। उन्होंने लिखा है, हाय रे भारतवर्ष के लोग, कितने अभागे हो तुम। अपनी प्राचीन संतानों के आचरणों के कारण ही तुम्हें पुण्य भूमि की संज्ञा मिली थी, पर आज तुम्हारी संतान स्वेच्छाचारी आचरण कर तुम्हें जो नया रूप देने जा रही है, वह सोचकर ही शरीर का सारा रक्त सूख जाता है। कब तुम्हारी दुर्अवस्था समाप्त होगी? कितने दिन लगेंगे तुम्हें सुधरने में? तुम्हारी हालत देख सोचना भी कठिन है, स्थिर करना भी कठिन है। हाय क्या होगा? हाय रे भारतवर्ष के लोग, और कितने दिन तुम लोग बिलास सैया पर मोह निद्रा में आनंद पूर्वक सोए रहोगे। एक बार ज्ञान चक्षु खोलकर देखो, तुम्हारी पुण्य भूमि भारतवर्ष भ्रूण हत्या और व्यभिचार का गढ़ बन गई है। बहुत हो गया, उठो, जागो, सोचो, शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझो, कुछ करो कि स्वदेश के कलंक को धोया जा सके। दुर्भाग्य है कि तुम सभी चिर संचित कुसंस्कार के वशीभूत हो, देशाचार के दास बने हुए हो। देशाचार मतलब आम जनता के जो संस्कार हैं। दृढ़ संकल्प से लोकाचार की रक्षा में जिस प्रकार तुम सभी कटिबद्ध हो, यह देखकर तो यह आशा भी नहीं लगती कि तुम सहज ही कुसंस्कार, देशाचार, आनुगत्य और लौकिकता रक्षा के व्रत को छोड़ सच्चे रूप में सदपथ के पथिक बनना स्वीकार करोगे। अभ्यास दोष के कारण तुम्हारी विवेक, तुम्हारी बुद्धि और धर्म प्रवृत्ति सभी कलुषित हो गई है। तुम्हारी मानसिकता इतनी जड़ हो गई है कि हतभाग्य विधवाओं की ओर दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं है। तुम्हारे चिर शुष्क नीरस हृदय में करुणा रस के संचार की संभावना कठिन है। यह देखते हुए कि देश व्यभिचार दोष और भ्रूण हत्या के पाप के प्रबल प्रवाह में बहा जा रहा है, तुम्हारे मन में घृणा का रंच मात्र उदय नहीं हो रहा। अनकोट। ये जो 3 हिस्से मैंने आपके सामने पढ़े, ये 3 हिस्से भारत में आज भी ज्यों के त्यों बरकरार हैं, क्योंकि हमने जनता की मनोदशा, जनता की आदतें, जनता के कुसंस्कार, जनता की कुसंस्कृति
उनकी आलोचना हमने बंद कर दी। हमने इसलिए बंद कर दी क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, दोस्त नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, वोटर नहीं, वोट नहीं देगा, हमें समर्थन नहीं मिलेगा, हमें श्रोता नहीं मिलेंगे, हमें पाठक नहीं मिलेंगे, हमें कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंटेलेक्चुअल, अच्छा विद्वान नहीं मानेगा, क्योंकि हमने जनता की आलोचना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ताकत यह थी कि उन्होंने जनता की आलोचना की, जनता के कुसंस्कारों की आलोचना की। उन्होंने शास्त्रों और शास्त्रों के मानने वाले पंडितों और ब्राह्मणों की एक सुसंगत आलोचना विकसित की और उसका आधार बनाया सिर्फ दो चीजों को, न्याय बुद्धि और सभ्यता निर्माण। आधुनिक भारत बनना है, हमें सभ्यता का निर्माण करना है, तो न्याय बुद्धि के आधार पर करना होगा। किताब में लिखा है, किसी ने कह दिया है, किसी बड़े आदमी ने बोल दिया है, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, इसलिए तुम भी मानो, किसी नेता ने कह दिया है तुम भी मानो। इस बिना पर जब आप चलने लगते हैं, इस कारण पर जब आप सोचने लगते हैं, तो आप अपने देश को पतन की ओर ले जाते हैं। तो देश के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी थी? देश के विकास के लिए जरूरी थी सभ्यता, संस्कृति, और सभ्यता और संस्कृति का निर्माण संभव था तभी जबकि आप न्याय बुद्धि के आधार पर चीजों को परखें। न्याय बुद्धि का आधार सभ्यता के निर्माण से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के विकास में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? जो चीज सभ्यता के निर्माण के लिए सहायक है वह स्वागत योग्य है, और जो चीज सभ्यता के निर्माण में नुकसानदेह वह स्वागत योग्य नहीं है, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। और ये जो क्रिटिक है, ये क्रिटिक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिक है, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। इसने नवजागरण का जो पैराडाइम निर्मित किया, वो पैराडाइम अभी भी विवाद के केंद्र में सही ढंग से दाखिल नहीं होता। मसलन एक चीज में उठा रहा हूं, मैं तमाम अच्छे हिस्टोरियंस ने बहुत सुंदर लिखा है नवजागरण के ऊपर। अब मेरे लिए एक मुश्किल है, किसी भी हिस्टोरियन ने ये जो कल्चर में जो कुसंस्कृति है, संस्कृति में जो कुसंस्कृति है, आचार व्यवहार में जो कुसंस्कृति है, जिसका कि पोस्ट नवजागरण पीरियड में विकास हुआ है, इसकी चर्चा क्यों नहीं की? ईश्वरचंद विद्यासागर पर बात करने का मतलब यह है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने जहां से बात शुरू की है और जहां खत्म की है उससे आगे ले जाएं। आज सबसे ज्यादा चैलेंज कहां से आ रहे हैं? ब्राह्मणवाद की और जाति प्रथा की तरफ से ही सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर से। हिंदू धर्म के हिमायतियों के जरिए ही सबसे अधिक चैलेंज आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? भारतीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता के अंदर जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके लिए। आज स्थिति है कि आप हिंदू धर्म की तीखी आलोचना कीजिए तो आपके खिलाफ में 1 दर्जन एफआईआर हो जाएंगे और आप मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे। गांधी को तो गोली मार दी थी क्योंकि उन्होंने आलोचना विकसित की थी। तो जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं यह कि नवजागरण का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप आम जीवन में जो जनप्रिय आचार व्यवहार हैं, जनप्रिय सांस्कृतिक रूप हैं, जो पॉपुलर जो मेंटेलिटी है, उसको जब तक आप न्याय की कसौटी पर कसेंगे नहीं, परखेंगे नहीं। और आज स्थिति यह है कि हम न्याय की कसौटी पर नहीं परखते, हम विज्ञापन की कसौटी पर परखते हैं। आज स्थिति यह है कि हम विज्ञापन से मोटिवेट होते हैं। आज स्थिति यह है कि हम अपने पूरे के पूरे विवेक को किसके, आज का शास्त्र कौन बना रहा है? आज का शास्त्र मीडिया बना रहा है। आज कोई धर्मशास्त्र पढ़ने नहीं जा रहा।
आज कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत पढ़ने नहीं जा रहा है, रामायण पढ़ने नहीं जा रहा है, वो सीरियल देख रहा है, वह विज्ञापन देख रहा है। आज का जो पॉपुलर जो रिलीजन है, आज का जो ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म को निर्मित कर रहा है, हमारे जेहन में उतार रहा है, हमारे संस्कारों का हिस्सा बना रहा है, वो मीडिया बना रहा है। तो ये चैलेंज तो रहेगा। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहने के लिए तैयार हैं कि टेलीविजन से, मीडिया से ये धर्म का प्रचार बंद होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सबसे बड़ी व्याधि धर्म का अहर्निश मास मीडिया से प्रचार, वो सबसे बड़ी व्याधि है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय पर टेलीविजन नहीं था, प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। और जब प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी तो उस प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ ही ये लड़ाई का क्षेत्र खोल दिया था उन्होंने। क्योंकि बड़े पैमाने पर पुरानी जो धर्मशास्त्र की पुस्तकें हैं, पुराने जो रीति रिवाज है, उनसे जुड़ी हुई किताबें हैं, उनका बड़े पैमाने पर प्रकाशन शुरू हो गया था। सो मुद्रण संस्कृति के शुरुआत के साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस चीज को सामने लेकर आते हैं, किस क्रिटिसिज्म को सामने लेकर आते हैं? वो धर्म के क्रिटिसिज्म को सामने लेकर आते हैं, वो जीवन शैली के क्रिटिसिज्म को सामने लेकर आते हैं। वे जनता की जो ये भीड़ मानसिकता है और जनता की मानसिकता में छिपी हुई जो अपराध वृत्ति है, उस अपराध वृत्ति को वे क्वेश्चन करते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। आज स्थिति है कि जो हमारी पॉपुलर रेटिंग है, मीडिया की जो रेटिंग है, वो रेटिंग एक अपराध पूर्ण भावना में डूबी हुई जनता के मनोभावों पर टिकी हुई है। लेकिन हम ये कहने के लिए तैयार नहीं, हम ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतती है उसका जो एजेंडा है संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, वो एजेंडा एकदम प्रतिक्रियावादी एजेंडा है। हम ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि उल्टी बात कही जा रही है, चूंकि 10,000 लोगों ने ऐसा कहा है तुम भी मानो, चूंकि सारा देश ये बात कह रहा है तुम भी मानो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सारा देश बोल रहा था, सारा देश बोल रहा था कि विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती दी और कहा कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, यह अपराध है। सारे देश के ब्राह्मण एकजुट थे इस बात पर, सारे बंगाल के ब्राह्मण एकजुट थे इस बात पर, सारे सवर्ण एकजुट थे इस बात पर कि बहु विवाह हमारा अधिकार है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पूरी की पूरी सामाजिक एकजुटता के खिलाफ में बगावत की, चुनौती दी। और यह चुनौती एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर दी, वैचारिक आंदोलन के तौर पर दी। आज की स्थिति तो यह है कि हमारे यहां जो सन्यासी रेप करते पकड़ा जाता है, उस रेपिस्ट के समर्थन में औरतें जुलूस निकालती हैं। हमारा तो पतन इतना यहां तक हो चुका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए कर्ज में डूब गए, कर्ज में डूब गए, लेकिन एक पैसा किसी से उधार नहीं लिया, एक पैसा किसी से दान नहीं लिया। लोगों ने उपहास किया था उनका, अच्छे और बुरे मूल्य का, अच्छे और बुरे व्यक्ति का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जितना अच्छा ज्ञान था उतना अच्छा ज्ञान किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। मैं एक नमूना बता रहा हूं आपको। माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध काव्य लिखा है, बहुत ही शानदार ऐतिहासिक रचना है। और माइकल मधुसूदन दत्त की आदत थी, वो हमेशा दारू पिए रहते थे। और माइकल मधुसूदन दत्त के फाइनेंसर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वो कुछ कमाते वाते नहीं थे ज्यादा, तो जब भी पैसे की कमी होती थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही उनकी मदद करते। ब्राह्मणों ने बड़ा उपहास किया, अटैक किया, ब्राह्मणों ने दबाव पैदा किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर कि तुम
माइकल को पैसा क्यों देते हो, वो तो दारू पीता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम मुझे एक माइकल का लिखा हुआ जैसा मेघनाद वध काव्य है वैसा मेघनाद वध काव्य लिख के दो, मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। व्यक्ति के काम का मूल्य उसके काम से जानते थे वो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की शक्ति यहां थी कि जितना कमाते थे उतना सामाजिक विकास के कार्यों पर, विधवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के तौर पर वो खर्च करते थे। सोचिए आप उस जमाने में, अपने जमाने में उन्होंने 1,500 रुपया फ्रांस माइकल को भेजा। उस जमाने में विज्ञान सभा के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने, जो साइंस सोसाइटी चलाते थे लोग, साइंस मूवमेंट चलाते थे, ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1,000 रुपया चंदा दिया। खोजिए तो अभी ये जो तमाम किस्म के जो लंपट संत घूम रहे हैं हमारे बीच में, ईश्वरचंद विद्यासागर का ये साहस था कि वो समाज को बदलना चाहते थे, और समाज को बदलने के लिए जरूरी था कि समाज में जो गलत है उस गलत की तरफ उंगली उठा के कहो, सच बोलो। सो नवजागरण की ताकत कहां से आती है? ईश्वरचंद विद्यासागर कैसे बनता है? वह बनता है सच बोलने से, वह बनता है न्याय के साथ में अडिग भाव से खड़े रहने से, वह बनता है जनता के अंदर अगर कुसंस्कार है तो जनता की आलोचना करने से, जनता की पूजा करने से नहीं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जहां एक और जो सामाजिक संस्कार थे, सामाजिक मान्यताएं थी, जो कि कुरीतियों से और कुसंस्कारों से और क्राइम से भरी हुई थी, अपराध से भरी हुई थी, उन तमाम मान्यताओं को, जिनके संरक्षक ब्राह्मण हुआ करते थे, उन मान्यताओं को सीधे चुनौती दी। उन शास्त्रों को अस्वीकार किया जो कि इन सवर्ण जाति के लोगों के अपराधों पर पर्दा डालते थे। उस धर्म को भी अस्वीकार किया। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। और यह साधारण बात नहीं है। इसका मतलब यह कि आप समाज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बिना समझौता किए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने ब्राह्मण होने को, उनकी ब्राह्मणों के प्रति और खासतौर पर गरीब ब्राह्मणों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। गरीब ब्राह्मणों की वो मदद करते थे। लेकिन ब्राह्मणों में जो लोग सबसे ज्यादा निकृष्ट किस्म के लोग थे, पतनशील मूल्यों को जीते थे, उनकी वो तीखी आलोचना करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया। और तो और उन्होंने अपने गुरु को, जिसने कि 70वीं शादी की थी, जब वो 70वीं शादी कर रहा था तो उसको वो बोलने गए कि तुम ऐसा मत करो। वो माना नहीं। कब्र में पैर लटके हुए थे, मरने वाला था, लेकिन 70वीं शादी की थी उसने एक छोटी सी लड़की से। तो ईश्वर विद्यासागर ने कहा था कि अब मैं तुम्हारे दर्शन कभी नहीं करूंगा और उसके बाद कभी देंगे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर की ताकत कहां से आती है? ईश्वरचंद विद्यासागर की ताकत आती है कि अगर गुरु भी गलत करे तो उसे बोल सके। हमारे यहां तो हालत यह है कि गुरु सरेआम रेप करता है और विरोध करना दूर रहा, उसके अनुयायी जो है वो आंदोलन करते हैं, औरतें सड़क पर निकल के जुलूस निकालती हैं। अगर मुझसे पूछें तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज का जितना पतन हुआ था, आज 21वीं शताब्दी में उससे अधिक पतन हुआ है। 19वीं शताब्दी में जितना सड़ा गला था हिंदू समाज और हिंदू धर्म अंदर से, आज उससे ज्यादा सड़ चुका है। आज तो उससे भी ज्यादा ताकत की जरूरत है। तो हमारी स्थिति क्या है? हम उससे लड़ना नहीं चाहते।
हम उसके बारे में बहस नहीं करना चाहते। हमने हिंदू धर्म की, हिंदू जाति की, हिंदू समुदाय की जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बात करना बंद कर दिया है। हमें कुरीतियों में मजा आने लगा है, हम कुरीतियों में जश्न मनाने लगे हैं। आप देखिए, और इस सारा का सारा कुरीतियों का जो संसार है, व्यभिचार का संसार है, तमाम किस्म के जो पाखंड है उनका संसार है, यह संसार कहां रचा जा रहा है? इस सारा का सारा संसार रचा जा रहा है हिंदू धर्म के अंदर। तो 19वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा विवेकवादी जो कदम था वो ये था कि हिंदू धर्म को तमाम किस्म की कुरीतियों, दुराचरण, इन सब से मुक्त कराने के लिए उसे न्याय के कसौटी पर कसा जाए और मनुष्य को न्याय के साथ जोड़ा जाए, न्याय बुद्धि के साथ जोड़ा जाए। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अदालतें भी हैं, डेमोक्रेटिक सरकार भी है, लेकिन अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, ये सारी चीजें चरमोत्कर्ष पर हैं, क्योंकि पॉपुलिज्म इन सब की रक्षा करने के लिए नीचे मौजूद है। आप एक अपराधी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि सारा मोहल्ला उसके साथ है। आप एक क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसकी रक्षा के लिए पूरा शहर उतरा हुआ है। आप एक पॉलिटिशियन को नहीं पकड़ सकते क्योंकि पूरे का पूरा पार्टी नहीं, पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश उसकी रक्षा के लिए उतरा हुआ है। चाहे वो दंगे में शामिल हो, चाहे वो रेप में शामिल हो, चाहे वो मर्डर में शामिल हो, आप पकड़ नहीं सकते और कहने को हम डेमोक्रेटिक हैं। आधुनिक समाज की नींव न्याय बुद्धि के आधार पर और न्याय के आधार पर बनी है। तो हमने क्या किया कि न्याय को तो रिप्लेस कर दिया, गौड़ बना दिया और उसकी जगह हम डेमोक्रेसी ले आए। होना उल्टा चाहिए था, पहले न्याय होगा, न्याय की कसौटी पर चीजें कसी जाएंगी। जो न्याय है वही सही है, जो न्याय नहीं है वो सही नहीं है। जो नवजागरण की जो धुरी थी वो है न्याय और विवेक, और लक्ष्य है इसका सभ्यता का निर्माण करना। अब हमने क्या किया, हमने न्याय और सभ्यता इन दोनों को छोड़ दिया और अब उसकी जगह दूसरी चीजें ले आए। तो नवजागरण के लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे आप? नहीं, आप हासिल ही नहीं कर सकते। आखिर में एक बात और कह के मैं ये बातचीत खत्म करूंगा, वो ये कि नवजागरण ने एक टेंडेंसी पैदा की, वो ये एक टेंडेंसी पैदा की कि उसने प्रस्तुति और व्यक्ति के क्षेत्र में एक्सपेंशन पर जोर दिया। अब हर चीज जो है वो एक्सपेंशन के आधार पर आप कितना विस्तार दे सकते हैं उसे, और एक्सपेंशन की पर जोर देते समय उन्होंने केंद्रीकरण पर का निषेध किया। अभी स्थिति यह है कि आपके राजनीति में सेंट्रलाइजेशन है, जीवन में भी सेंट्रलाइजेशन है, एक्सपेंशन पर जोर नहीं है। तो कायदे से एक्सपेंशन पर जोर दिया जाना चाहिए था और एक्सपेंशन को हमने छोड़ दिया। पहले एक चीज जो नवजागरण ने पैदा की वो था कोऑर्डिनेशन, यानी सहयोग। और ये सहयोग की भावना जो लाए वे, वो इसलिए लाए क्योंकि पहले मातहत रखने की आदत थी। संयोग की बात देखिए कि अब हम जितना 21वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं, हम लगातार ये सहयोग के, कोऑर्डिनेशन के भाव से निकलते चले जा रहे हैं और हम मातहत के भाव पर जोर दे रहे हैं। वो मातहत का भाव वो पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप के तौर पर होगा, वो आइडियोलॉजी के तौर पर होगा, वो धर्म के तौर पर होगा, वो तमाम रूपों में होगा। नवजागरण ने जिस चीज को, जिस एलिमेंट को विकसित किया वह था एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के जरिए यानी विस्तार, विस्तार के जरिए केंद्रीकरण का विरोध। एक्सपेंशन के गर्भ से ही डिसेंट्रलाइजेशन पैदा हुआ, लेकिन हमने क्या किया कि हमने केंद्रीकरण के
अंग के तौर पर अब डिसेंट्रलाइजेशन को शिफ्ट कर दिया। पहले लोग ये जो कानाफूसी होती है ना, अब जैसे मैं आप कोई भी बात करूं आपस में, तो जो बात ऐसी है जो कि बाहर भी कही जा सकती है, उसे क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, एक साधारण सी बात कहेंगे लोग आपस में, दो मित्र आपस में कहेंगे तो वो ये कहेंगे यार तू किसी से कहना मत। अच्छा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी को पता भी चल जाए तो उसमें दोनों में से किसी की हानि नहीं होने वाली, समाज में भी किसी की हानि नहीं होने वाली। तो एक खास किस्म के बंद घेटों में धीरे धीरे समाज सिकुड़ता जा रहा है। नवजागरण के लोगों ने इस बंद समाज को खोला था और उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी कि हम जो कुछ है हम सार्वजनिक तौर पर कहेंगे। मेरी लोग आलोचना करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फेसबुक पर वो मेरी आलोचना करते हैं, जो मेरे रिश्तेदार है वो भी आलोचना करते हैं, तुमसे कुछ भी बोलते हैं यार तुम फेसबुक पे लिख देते हो जाके। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, मैं घेटों में नहीं रहता। अगर नवजागरण को सचमुच में आप लाना चाहते हैं तो आप बंद मकान से बाहर निकलिए, बंद दिमाग से बाहर निकलिए, बंद कान से बाहर निकलिए। ये जो घेटो है, इस घेटो को तोड़ा था नवजागरण ने और एक खुले माहौल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, इस पर जोर दिया था। आपकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति जितनी होगी, आप उतना ही बेहतर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, आप अपने को भी उतना ही बेहतर बनाएंगे। और जब सार्वजनिक तौर पर कहें आप, तो कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी राय हो, प्रभुत्वशाली वर्ग की राय आपकी राय ना हो। यही वह जगह थी जहां से कि नवजागरण ने एक नई दुनिया शुरू की और जो बुनियादी चीज जो उसने दी, जिसको कि हमें देखना चाहिए, चीजों को समग्रता में देखें। अब हम लोग करते क्या है कि हमें समग्रता में देखने की आदत नहीं है, हम टुकड़ों में देखते हैं, हम किस्तों में देखते हैं, हम घटना के तौर पर देखते हैं। हम कभी किसी भी राजनीति, समाजनीति, दर्शन, किसी के भी पहलू को, व्यक्ति, किसी को भी समग्रता में देखते ही नहीं है। तो नवजागरण का जो अल्टीमेट जो गेन था, वो गेन ये था कि समाज को समग्रता में देखो, वस्तु, घटना, व्यक्ति, राजनीति, सबको समग्रता में देखो। मसलन अगर मैं देश पर बात करना चाहता हूं तो देश पर मैं समग्रता में बात करूं, मैं प्रधानमंत्री पर बात करना चाहता हूं तो प्रधानमंत्री पर समग्रता में बात करूं, मैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर बात करना चाहता हूं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री पर समग्रता में बात करूं। ये टुकड़ों में बात करना, टुकड़ों में देखना, इसने हमारे समग्र बोध को डिस्टर्ब किया है, बाधित किया है। इससे हमारी आंखों से यथार्थ ओझल हुआ है, हम सच देख नहीं पाते, सच के बारे में स्टैंड नहीं ले पाते, सच के बारे में सोच नहीं पाते। लोगों के दिमाग में थी ये बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों के अंग्रेजों से बहुत गहरे संबंध थे, दोस्तियां थी, तमाम जमींदारों से दोस्तियां थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और राजा राम मोहन राय ने जनता को केंद्र में रखे और जनता को संबोधित करके अपने सारे सामाजिक कार्यों को संपादित किया। उनका टारगेट जनता थी। वे ये नहीं सोचते थे कि अंग्रेज खुश होंगे कि नाराज होंगे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि हम कोई भी काम करने के पहले सोचते हैं, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले नाराज हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी नाराज हो जाएं। अरे नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अंग्रेजों से नहीं डरते थे और आप मोदी से डरते हैं, आप किसी मुख्यमंत्री से डरते हैं। बोलने के पहले आप पहले ये सोचते हैं कि जिसका राज है वो नाराज तो नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो चीज हमें दी वो ये कि हमारे केंद्र में जनता होनी चाहिए, प्रभुत्वशाली लोग हमारी दृष्टि के केंद्र में नहीं होने चाहिए। हम फैसला लेते समय हम जनता को देखें, सभ्यता के विकास को देखें, मनुष्य के निर्माण को बेहतर ढंग से कैसे संपन्न करें, हम इसे देखें और ये देखते हुए समग्रता में देखें। ये टुकड़ों में देखने की आदत,
यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी की जगह है जहां के हम फंसे हुए हैं। नवजागरण संभव है, दोबारा नवजागरण को रिवाइव करना संभव है, सिर्फ आप समग्रता में देखना शुरू कीजिए। दोबारा नवजागरण की नींव रखी जा सकती है। आप जनता की जो भूले हैं, जनता के जो कुसंस्कार हैं, जनता में जो अंधविश्वास हैं, जो पॉपुलिज्म है, आप उसकी आलोचना कीजिए। आप उस राजनीति की, उस धर्मशास्त्र की आलोचना कीजिए, उस धर्म की आलोचना कीजिए जिस धर्म में अपराधी शरण लेते हैं। आयरनी देखिए, आयरनी देखिए, एक अपराधी कानपुर से हत्या करके चलता है और वो कहां पकड़ा जाता है? महाकालेश्वर के मंदिर के सामने। क्यों? वो जानता है, वो जानता है कि ये सरकार भगवान से डरती है, वह जानता है कि हिंदू भगवान से डरते हैं, इसलिए वो महाकालेश्वर के मंदिर गया। हमारे यहां एक क्राइम करने वाला व्यक्ति वो सबसे बड़ा दानदाता होता है, वो सबसे बड़ा भोज कराता है और सारे लोग उसके यहां भोज करते हैं। तो हमें ऐसे धर्म की, जो कि अपराध को संरक्षण दे, अपराधियों को संरक्षण दे, हमें ऐसे धर्म की आलोचना करनी चाहिए। और यह आलोचना सबसे पहले ईश्वर विद्यासागर ने विकसित की थी। तो नए जागरण के लिए कौन सी चीज जरूरी है? धर्म की मुखर आलोचना, समाज की मुखर आलोचना, संस्कारों की मुखर आलोचना। कोई समझौता नहीं होगा इनके साथ में। और हर चीज को समग्रता में देखें, न्याय बुद्धि से देखें, और यही चीज नवजागरण को संभव बनाने में सफल रही। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। और बहुत मौजू जो है मसाइल पर भी बात हुई इस बहाने। और इसको मैं बार बार ये बात हर एपिसोड में दोहराता हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो भारत में रेनेसांस का या नवजागरण का जो दौर था, इसको हिंदी में रेनेसा कह दिया गया। और हमको उसकी तुलना जो है कभी भी आज के समय में जो डिजायर्ड रिफॉर्म्स या जो एसेंशियल रिफॉर्म्स हैं उनसे नहीं करनी होगी, क्योंकि हर देश काल परिस्थिति जो होता है उसके मुताबिक हम जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उस वक्त हम होते तो क्या करते या उस वक्त क्या हो सकता था। उदाहरण के लिए जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन खोजा क्योंकि उस समय बिजली का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजन नहीं खोज सकता था, ना ही वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली कोई मशीन बना सकता था, क्योंकि उस समय उसके पास केवल भाप उपलब्ध थी। और स्टीम इंजन खोजा इसलिए भाप से बिजली तक बनने का, जिसे हम थर्मल पावर कहते हैं, उसका आविष्कार हो गया, वरना वो भी नहीं होता। तो हमको इसको उस नज़रिए से देखना होगा, हम इसको ये नहीं देख सकते। लेकिन ये बिल्कुल, इसको हम अगर ऐसे देखें कि अगर उस समय ईश्वर चंद्र जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपाधि थी, अगर वो शारदा एक्ट के लिए नहीं लड़े होते, जिसको विधवा विवाह का कानून है, क्योंकि विधवा का दोबारा विवाह नहीं हो सकता। और दिलचस्प बात यह है कि पुरुष जो है, विधुर जो है, वो पुनर्विवाह कर सकता था, परंतु स्त्री जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। और कहीं ना कहीं ये सब पितृसत्ता या विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आता है, जहाँ स्त्री खुद एक प्रॉपर्टी या संपत्ति है किसी पुरुष की, और उसके विवाह करने से जो है वो संपत्ति का अधिकार उसका बढ़ जाता है दोबारा। इसलिए जाहिर सी बात है, तो अगर वो लड़ाई ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस वक्त ना लड़ी होती, तो आज हम जो LGBTQ की लड़ाई लड़ रहे हैं हम वहाँ तक शायद पहुँच ही नहीं पाते। तो हर चीज़ की शुरुआत होती है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। बीज गिरता है, उसमें से अंकुर निकलता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उसमें से फल निकलता है, उस फल को कोई चिड़िया खाती है और फिर कहीं बीज पहुंचा देती है और फिर पौधा बनता है। तो हमको बीज की प्रक्रिया जो है और अंकुर फूटने की प्रक्रिया जो है, उसको, उसकी समीक्षा हमें उस हिसाब से ही करनी चाहिए कि बीज और अंकुर का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे था, जिसको रहीम कहते हैं कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार की। बड़ों को देख के, तो वो जो जो समय था उस हिसाब से प्रयास थे। एक सवाल आया है प्रोफेसर, जो मैं ले लेना चाहता हूँ। ये सवाल जो है वो आज ही के लाइव में BM प्रसाद जी ने पूछा है, स्क्रीन पे सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो बंगाल में हुए नव जागरण की प्रवृत्ति और प्रगति से अनभिज्ञ थे,
और अगर नहीं थे तो फिर इस मतलब उनका सवाल दरअसल यही पूछना चाहता है कि इसका जिक्र या इसके बारे में बात वो क्यों नहीं करते हैं। इस बारे में आपने पिछली बार रामचंद्र गुहा को कड़ी फटकार लगा दी थी। तो वो सवाल दरअसल यही है कि क्या अंबेडकर अनभिज्ञ थे, अगर नहीं थे तो फिर इस बारे में बात करनी नहीं होती, या इसको वो क्यों नहीं काउंट करते हैं। नहीं, वो अनभिज्ञ नहीं थे। असल बात ये पुराने लोगों की एक स्टाइल है विवाद की, कि वो जहां सहमत हैं वहां वो अननेसरी बहस नहीं करते। जी नवजागरण के जो बहुत सारे उज्जवल पक्ष थे उन्हें अंबेडकर जानते थे। मैंने शुरू में ये बात कही थी राजा राममोहन राय के बारे में बात करते समय कि अंबेडकर का जो काम है वो राजा राममोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर का पूरक है, वो एक्सटेंशन है। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने नहीं उठाई वो ये उठाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे ये लोग, बहुत सारी चीजें जो है वो जाति प्रथा के बारे में नहीं जानते थे और नहीं उठाई थी क्योंकि उतनी रिसर्च नहीं की थी उन लोगों ने, लेकिन अंबेडकर ने की थी। तो अंबेडकर जो है वो एक नई किस्म की चीज लाते हैं जो कि इन दोनों में नहीं थी। वो क्या चीज क्या है, वो ये कि अछूत को सेंटर में स्थापित करते हैं। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण रह के ही लड़ रहे हैं, वो अछूत को केंद्र में नहीं ला रहे हैं ये लोग। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक स्टेज तक एक नवजागरण गया और ये एक पॉजिटिव चीज है, वहां तक उसे जाने दो, छोड़ दो उसे। अनभिज्ञ नहीं थे वो, अनभिज्ञ नहीं थे, अनभिज्ञ नहीं थे। दूसरी बात यह है कि बंगाल में जो रिफॉर्म है और जो मैं थोड़ा सा बाद में इस पे आऊंगा, जी अंबेडकर के संदर्भ में ही आऊंगा बाद में। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी बातचीत अभी ईश्वरचंद विद्यासागर पर केंद्रित है, हमने चार चार एपिसोड किए इन दोनों पर, राजा राममोहन राय पर और चार ईश्वरचंद विद्यासागर पर। तो हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें उस व्यक्ति पर केंद्रित होकर ही प्रश्न भी बनाने चाहिए। उससे क्या है कि थोड़ा सा बहस को और ज्यादा बल मिलता है। डाइवर्ट नहीं करना चाहिए हमें। नहीं हम दरअसल ईश्वरचंद चूंकि क्या है कि बहुत सारे लोग जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है हम सब भी कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, पर कुछ लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जैसे कोई गांधीयन है, कोई अम्बेडकराइट है। तो ये एक सहज जिज्ञासा, चूंकि बंगाल पे हमने लगभग 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, तो ये एक जिज्ञासा दरअसल कम से कम किसी अम्बेडकराइट या अम्बेडकर के अनुयायी के मन में आनी बहुत लाजमी सी है कि भाई नहीं इसको नहीं क्या नहीं उनको पता ही नहीं नहीं था नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है। मेरा कहना यह है कि वो जानते थे। हर एक इंटेलेक्चुअल अपने ट्रेडिशन में कन्फ्रंट करता है। वो महाराष्ट्र के ट्रेडिशन में कन्फ्रंट कर रहे हैं उस चीज को। जी ये जो नेशनलिटी के फॉर्मेशन के दौर में जो इंटेलेक्चुअल्स आए, उन सबकी ब्यूटी है कि वो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इलाके में धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रश्नों को उठा रहे हैं। वो रेफरेंस पॉइंट उनका अपनी भाषा और अपने समाज है। अंबेडकर हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते थे, कि जानते थे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके यहां रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट है महाराष्ट्र, क्योंकि वह उनकी जगह है। हर एक लेखक की, बुद्धिजीवी की अपनी एक जगह होती है जिसको कि वो बार बार अपने एक संदर्भ के तौर पर देखता है और उठाता है। वो उठाते हैं उसे, वो उठाते हैं। वो प्रार्थना समाज के रानाडा के साथ में वो डायलॉग करते हैं, ऐसा नहीं है। और प्रार्थना समाज के बनाने में किन लोगों की भूमिका थी? सब लोग जानते हैं कि ब्रह्म समाज के लोगों की भूमिका थी। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर वहां प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। लेकिन लेकिन एक चीज का वो ख्याल रखते हैं, जैसे बंगाल के लोग हैं वो महाराष्ट्र को लेकर नहीं बोल रहे हैं। ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना, जी कि बंगाल के लोग महाराष्ट्र को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बंगाल के लोग तमिल के लोगों को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये प्रश्न के लिए ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो मानसिक गठन है इंटेलेक्चुअल्स का, वो मानसिक गठन किसे एड्रेस कर रहा है? वो मानसिक गठन जो है वो एड्रेस करता है सबसे पहले अपनी नेशनलिटी को, जो उसके करीब धर्म है उस धर्म को। ये नवजागरण की हर जगह ये विशेषता देखी गई है। वो अपनी भाषा में ज्यादा वो गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जाति में, अपनी जाति संरचना में ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हमारे लिए वो लड़ाइयां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट थी।
हिंदी भाषी क्षेत्र में वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी जो इंटेलेक्चुअल है उसके दिमाग में ये चीज आ ही नहीं रही है। जी समझ रहे हैं आप? जी तो हम ये नहीं जानते, ये कह सकते कि वो सिर्फ एक चीज समझनी होगी कि ये जो उनका अपनी भाषा और अपने क्षेत्र को लेके जो कमिटमेंट है, और वो दायरा तय करते हैं कि इस दायरे में मुझे लड़ाई लड़नी है। ये दायरा, ये नवजागरण की, मैंने एक बात कही थी, ये जो बंगाली जातीयता का जो प्रश्न है क्यों है, ये हर इंटेलेक्चुअल अपने अपनी नेशनलिटी एक्सप्लोर कर रहा है, वो भी अपनी नेशनलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंबेडकर। इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं, वो जानते हैं, ऐसा नहीं जानते नहीं है, लेकिन डायलॉग किससे करना है? अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक, तो मेरी आपसे बात होगी ना, तो क्योंकि आप मीडिया विजिल चला रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं रवीश कुमार से तो बात नहीं कर सकता ना। अगर मैं रवीश कुमार से बात करनी है तो मेरा इंडिया टीवी पर होना जरूरी है। आप जिस मीडियम में है, जिस क्षेत्र में है, जिस जगह में है, जिस भाषा में है, उस भाषा को, उस धर्म को आप एड्रेस करें। ये एक खास पर्टिकुलरिटी, एक विशिष्टता उस दौर की थी, वो आज भी है, आज भी है। मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, वो मेरा क्षेत्र है जी तो मेरी अगर लड़ाई होगी, मेरे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होंगे, मेरी बहुत सारी चिंताएं होंगी, तो किस में आएंगी? वो हिंदी में आएंगी। मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं हूं। जी वही चीज अंबेडकर के साथ थी, अंबेडकर अनभिज्ञ नहीं थे। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी चीज है वो ये कि क्या अंबेडकर ने कोई ऐसा एजेंडा चुना जो बंगाल के नवजागरण के विपरीत जाता हो? नहीं, बल्कि हुआ उल्टा। जब संविधान बनाने गए अंबेडकर, तो संविधान बनाते समय उन्होंने जो सेकुलरिज्म की धारणा थी, वो किसके लिए? राजा राममोहन राय की धर्मनिरपेक्षता की धारणा को आधार बनाया। ये सर्वधर्म संभाव की जो धारणा है, ये राजा राममोहन राय की धारणा है, ये अंबेडकर की धारणा नहीं है। अंबेडकर एसेंशियली धर्म का बहुत गहरा क्रिटिसिज्म उन्होंने विकसित किया। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से एकदम राज्य को विच्छिन्न करना था, राजनीति से धर्म को अलग करना था। लेकिन उन्होंने जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट लिया, सर्वधर्म संभाव का जो कॉन्सेप्ट आया, जिसने कि सबको एक मत किया, वो किस पर एक मत हुए लोग? राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण पर। और ये चीज, इससे पता चलता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान तो था। एक व्यक्ति एक शादी करेगा, समझना इस चीज को, एक बार में उसकी एक ही बीवी होगी। ये कानून कब आया? ये भारत के आजाद होने के बाद, जी पहले नहीं। जी दिया किसने था? इस चीज की पहल किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जी वो चीज जानते हैं, लेकिन अंबेडकर ने उस चीज को जानते हुए भी वो उस तरह से पॉलिमिक्स में नहीं गए, उस तरह से उन्होंने उनके साथ में शास्त्रार्थ नहीं किया। वो जानते थे कि एक पॉजिटिव चीज है, और उसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। बंगाल के नवजागरण के दो महत्वपूर्ण हिस्से, जो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, और एक व्यक्ति एक समय में एक ही पत्नी रख सकता है। ये चीज पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने उठाई, तो वो बंगाल के, वो महाराष्ट्र के नवजागरण में ये चीज नहीं थी। ऐसा नहीं कि बहुपत्नी प्रथा महाराष्ट्र में नहीं थी, महाराष्ट्र में भी थी, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में थी। 47 के पहले तक पूरे देश में बहुपत्नी प्रथा थी, और हिंदुस्तान में अधिकतर हिंदू रहते थे, मुसलमान नहीं रहते थे। और बहुपत्नी प्रथा किन में थी? हिंदुओं में थी। दोष देते हैं मुसलमानों को। आज जो तमाम किस्म के हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, वो मुसलमानों की आलोचना करते हैं कि वो 4 बीवी रखने का हक है। जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो लिस्ट पेश की विधवा विवाह और बहु विवाह के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ में जो लिस्ट पेश की, उसमें 500 से ज्यादा हिंदुओं के नाम है जिनकी बीवियां 50-50, 60-60, 70-70 बीवियां हैं उनकी, और सारे ब्राह्मण हैं। जिनके नाम पे सारा चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, जी चटर्जी, बनर्जी, ये सारे लोग हैं। जी ये सारे लोग हैं जिन, कोई उसमें इस्लाम धर्म के लोगों के पास में दर्जनों बीवियों का जिक्र नहीं है। जी मैं जानबूझ के ये बात उठा रहा हूं। मैं, जब आप हिंदू रिफॉर्म में दाखिल होते हैं, तो आपको एक बहुत ही भयानक सीन दिखाई देता है, जिस सीन की आपने कल्पना नहीं की है। 47 के पहले
47 के पहले पूरे देश में बहुपत्नी प्रथा थी। शासन किसका था? अंग्रेजों का, मुगलों का शासन नहीं था। अंग्रेजों ने बहुपत्नी प्रथा को बनाए रखा क्योंकि उससे हिंदुस्तान के ये हिंदू समाज को बांधे रखने में मदद मिलती थी। तकनीकी तौर पे तो 1950 तक थी अगर हम समझे तो, बल्कि जी 1952 तक, क्योंकि मैं कह लंबा रहा हूं कि चौड़ा ये जब से आपने हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदू कोड आपने बिल को लेकर इंप्लीमेंट, लंबा विवाद चला है। यस, जी ये जब आपने इंप्लीमेंट करने गए तो आप पहली बार किससे मदद मिल रही है? आपको कहां से आइडिया आ रहे हैं, कहां से कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये लड़ाई पहली बार लड़ी। अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने उसे संविधान का हिस्सा बनाया, कानून बना दिया उन्होंने। नहीं, और उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं कानून यही कह रहा था कि जिनके नाम पे पूरा ये जो प्रोपेगेंडा फैला दिया गया, राम के पिता की 3 रानियां थी, हिंदू पौराणिक मान्यता के मुताबिक ही। वो तो छोड़ दो, लेकिन वो तो सारा छोड़ दो। दोष जो है मुसलमानों पे डाल देना है। मतलब इंटरेस्टिंग है, देखो मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए मुझे। दोष सारा मुसलमानों पे डालना है, वो अलग ही गाथा है वो। लिस्ट है पूरी, बड़ी भयानक लिस्ट है। जी और सारे लिस्ट में ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने। जी सारी लिस्ट में ये 500 से ज्यादा लोगों के नाम हैं और किसी के भी ब्राह्मण के यहां 40, 50, 60, 70, 40, 50, 60, 70 बीवियां हैं। अब सोचिए 40 साल की एज, 50 बीबी, 60 साल की एज, 80 बीबी। कमाल है। सबसे बड़ी बात इसका इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें स्त्री की जो कॉन्सेंट है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी स्वेच्छा है, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वरना 50 शादियां 50 साल के व्यक्ति से तो कोई स्त्री, मतलब कम ही स्त्रियां करना चाहेंगी जब तक कोई खास गुणधर्म ना हो उस समय में। उसमें उसका एक बहुत सिंपल तरीका था जो उन्होंने अपनाया हुआ था। वो ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने कहीं कर्ज, जैसे तुमने मुझसे कर्ज ले लिया जी और तुम कर्ज नहीं चुका पाए, तुमने मुझसे 500 रुपए लिए, चुका नहीं पाए, तो अल्टीमेटली तुमने क्या किया? तुमने कहा जी मेरी बेटी है, उससे शादी कर लो, तुम अब मेरा कर्ज माफ कर दो। वही मतलब है कि जो मैंने शुरुआत में बात कही कि अभी स्त्री जो है वो संपत्ति है, पहले पिता की है फिर पति की है। तो सबसे इजी जी चीज थी स्त्री को बेचना। जी और कहां थी ये चीज? ये चीज सवर्णों में थी, ब्राह्मणों में थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं। अक्षय कुमार जो तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे, जिस तत्वबोधिनी पत्रिका को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया, उसके साथ जुड़े रहे। लेकिन जब अक्षय कुमार तत्वबोधिनी पत्रिका को ब्रह्म समाज में ले गए और उन्होंने उसका मुखपत्र बना दिया उसे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तत्वबोधिनी पत्रिका से अपने को अलग कर लिया। क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज में जाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण की जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे ब्राह्मण बन के मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ूंगा। ब्राह्मण समाज में जो लोग गए वो अपनी जाति छोड़कर गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ताकत यह है कि वह ब्राह्मण बन के उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। यह बहुत आसान है कि मैं ये कहूं कि मैं चतुर्वेदी नहीं हूं और मैं सबको गालियां दूं, फिर यह बहुत आसान है। लेकिन मैं चतुर्वेदी हूं, मैं चतुर्वेदी समाज में रहूंगा और मैं चतुर्वेदी समाज की तमाम कुरीतियों का विरोध करूंगा और मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यह सबसे बड़ी ताकतवर चीज थी। ब्राह्मण समाज में रह के नाम लिखते थे क्या? ईश्वर चंद्र शर्मा। इंटरेस्टिंग है ये। जनेऊ पहनते थे, बाकायदा गर्व के साथ कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन सारे ब्राह्मणवाद को चुनौती दी उन्होंने। ऐसा कहीं ब्राह्मण देखा है जो कि ब्राह्मण हो और ब्राह्मणवाद को चुनौती दे और ब्राह्मण धर्म को चुनौती दे, ब्राह्मणवाद की एक बात न माने, ब्राह्मणों के किसी भी शास्त्र को न माने? ये अद्भुत ब्राह्मण पूरी मानव सभ्यता में नहीं मिलता। ऐसा ब्राह्मण पूरी मानव सभ्यता में नहीं मिलता। इसे कहते हैं रियल ह्यूमन बीइंग, असली मनुष्य। और ये बहुत ताकतवर चीज है, इससे सीखने की चीज है। ये अपनी जाति में रह के, अपनी जगह खड़े होके आप अपने समाज की आलोचना करें तो समाज को बदल सकते हैं। आप अपने अंदर आलोचना करें तो आप अपने को बदल सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जैसा कि आपने पट्टी पे चलाया था, अपनी वसीयत में लिखा, हम हिंदुओं की क्या चिंता रहती है? हमारी चिंता रहती है कि मैं मरूंगा तो मेरी संपत्ति फिर मेरे संतान को मिले। जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वसीयत लिखी और कहा कि मेरी संपत्ति में से कोई भी चीज मेरे बेटे को न दी जाए। सीखें हम लोग।
सीखे हम लोग। समाज बदलना चाहते हैं ना, तो संतति के लिए संपत्ति अर्जन करते रहते हैं। समाज के लिए नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने संपत्ति अर्जन की और संपत्ति खर्च की और दे गए। किसके लिए? समाज के लिए। गरीब बच्चे पढ़े, उनकी छात्रवृत्ति देते थे, उनको अपने खर्चा देते थे, गरीबों की मदद करते थे, हर स्तर पर मदद करते थे। और प्यार करने वाले लोग उनसे थे, ऐसा नहीं कि उनसे प्यार नहीं करते थे लोग। एक वर्ग था जो उनसे प्यार भी करता था। लेकिन वो चीज कहां से आई? एक इंटेलेक्चुअल का संपत्ति से मोह नहीं होगा। ये जो आपने, चूंकि मुझे प्रोवोक कर दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं तो अवॉइड कर रहा था। एक अभी क्या स्थिति है कि हमारे यहां जो इंटेलेक्चुअल है वो संपत्ति मोह में डूबा हुआ है। वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह हो गया है। यहां मेरा एक घर, वहां मेरा एक घर, वहां मेरी 2 गाड़ियां, वहां मेरा बैंक बैलेंस। समझ रहे हैं आप? जी। ईश्वरचंद विद्यासागर का संपत्ति से कोई मोह नहीं था। संपत्ति को वो एकदम हाथ का मैल समझते थे, पैसे को हाथ का मैल समझते थे। संपत्ति उनके लिए आकर्षण की चीज नहीं थी। अगर आपको समाज को लड़ना है, समाज को बदलना है, तो संपत्ति मोह से निकालना होगा। ये खाली संस्कृति की लड़ाई संपत्ति का मोह रख के नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल। इसीलिए वे उन लोगों के लिए ज्यादा प्रेरणास्पद हैं जो कि संस्कृति को बचाना चाहते हैं, संपत्ति को नहीं बचाना चाहते। खास तौर पे जो यंग लोग हैं हमारे पास, ऐसे हैं हजारों लड़के लड़कियां हैं ऐसे जो संस्कृति को बचाना चाहते हैं। वो संपत्ति से कोई मोह नहीं है उनका। बिल्कुल। हम जिन्हें कभी बोहेमियन कहते हैं, कभी अराजकतावादी कहते हैं, ये सब कहते हैं ना। ये फैसला मैंने खुद भी बहुत पहले लिया था कि संपत्ति नहीं बनाऊंगा, तो वो नहीं बनाई। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पूंजी का अन्वेषण करते हुए मेरी पूंजीवाद व्यक्तिगत अवस्था, जी ये जान लो, मैंने इतने दिन बहुत शानदार नौकरी की है जी, लेकिन आज की डेट में मेरे पास में मेरे नाम से सिवाय मेरे बैंक बैलेंस के कोई चीज नहीं है। मेरे पास मैंने भी घर नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदी। पर मेरे पास ये कुछ है बड़ा ही नहीं। मुश्किल है, पर ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक और चीज है हाँ, प्रोफेसर, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे हाँ, कि एक जो अप्रूवल ऑफ सोसाइटी वाला जो इशू है, यानी कि सोसाइटी क्या अप्रूव करती है क्या नहीं। दूसरा, हम जो वैलिडेशन के लिए समाज या परिवार की ओर, रिश्तेदारों की ओर देख रहे होते हैं, ये भी ये समाज को जिस तरह से पूरा गढ़ दिया गया है, बाजार ने गढ़ दिया है, तो हमको रोज ये एहसास दिलाया जाता है कि जैसे मुझे दिलाया गया सालों साल, अब लोग थक गए कि यार तुमने अपना घर नहीं खरीदा आज तक, तुम दिल्ली इतने साल रहे, बड़ी नौकरी की, मुंबई रहे, तुमने घर नहीं खरीदा या तुमने गाड़ी नहीं खरीदी। पर ये एक अलग पहलू, इस पर हम बात करेंगे। आज तुमने इस बारे में बात ईश्वरचंद विद्यासागर के जरिए करी ली, पर वही है कि पूंजी का अन्वेषण करते हुए पूंजीवाद को हम गालियां देते रहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है उसके अच्छे मूल्य। जी नगद राशि और ये जो प्रॉपर्टी, वो उसकी संपत्ति नहीं है। बिल्कुल। संपत्ति तो सबसे ज्यादा थी पंडित नेहरू के पास, लेकिन नेहरू ने सबसे ज्यादा संपत्ति दान की। लोग सोच ही नहीं सकते कि एक आदमी इतनी संपत्ति होते हुए क्यों दान कर रहा है। सारी अपनी बिल्डिंगें, सारी चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर दान कर दी। सोच सकते हैं हम लोग, ऐसे लोग रहे हैं आप बड़ा जिनका कि कोई बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं आप नेहरू की तारीफ करके अभी के समय में। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं इस, अरे आप सोचिए, ये मतलब सोचिए कि आज के जमाने में कोई सरकार नोटिस भेज के क्या घर खाली कर दो। जी सोचिए एक परिवार जिसने कि अपनी मूल्यवान संपत्ति, अरे लोग अपने एक छोटे से टुइया से फ्लैट को दान नहीं कर पाए अभी तक और प्रधानमंत्री हो गए। ये वो देश है जहां की संपत्ति मोह, संपत्ति अर्जन और संपत्ति पर हमले पूजा की जाती है। लेकिन जो उन्होंने समाज बदला है और समाज बनाया है, उनका संपत्ति से कोई मोह नहीं रहा, कोई मोह नहीं रहा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर उसमें से हैं, आइडियल है वो इस मामले में, क्योंकि उनके पास में कोई संपत्ति अर्जन का कोई, जबकि उसकी 500 रुपए तनख्वाह थी। आप सोचिए, आप जिस समय वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 4 जिलों के वो स्कूल के सब इंस्पेक्टर बने, उस समय उनकी तनख्वाह कितनी थी? मैं 500 रुपए। जी सोच सकते हो तुम, 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी धनराशि है उस समय। रॉयल्टी से पैसे आते थे 3000 रुपया साल। 3000 रुपए, इतनी किताबें बिकती थी। इतना शानदार लेखक था वो, और एक पैसा नहीं रखता था, सारा पैसा जनता के लिए, जनता के लिए। ये जो जज्बा है कि मैं समाज को बदलूंगा और जो कुछ कमाऊंगा समाज को दूंगा। ऐसा नहीं परिवार की उपेक्षा की, नहीं, परिवार को भी पाला।
परिवार की भी मदद की। पिता थे, 10 रुपए की नौकरी करते थे उनके महीने की। उन्होंने पिता से कहा मेरी नौकरी लगने दो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। तो पहली नौकरी लगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, और 50 रुपए महीने की नौकरी लगी। 20 रुपए बाप को भेजे, पिता को भेजे 20 रुपए कि परिवार का पालन पोषण, संयुक्त संयुक्त परिवार था, ह्यूज विशाल परिवार था। पिता को 20 रुपए भेजते तो 30 रुपए अपने पास थे, और उस 30 रुपए में कम से कम 1 दर्जन लोग उनके पास रहते थे, उनका पालन पोषण करते थे और गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देते थे। सोच ही नहीं सकते हम लोग। अभी तो हालत यह है कि अपना बैंक बैलेंस, हम अपने स्व के निर्माण में इतने व्यस्त हैं कि हम समाज भूल ही गए। एक और चीज सोच नहीं सकते हैं ये लोग, आज के लोग नहीं सोच सकते, जूठे बर्तन मांजे और खाना बना के खिलाया तब पढ़ाई की है। तो कोई बच्चा बताओ तो, बहुत मुश्किल कोई है। बच्चा बताओ जी, तो, ये चीज बहुत जरूरी है समझने सवर्ण की कि सवर्ण जाति सवर्ण परिवारों में तो लगभग असंभव ही है ढूंढना। जाहिर सी बात है कि अ, बिल्कुल बिल्कुल वंचित समाज में तो ऐसे बच्चे हैं, पर सवर्ण समाज में तो लगभग ना असंभव है। ना, सवाल ही नहीं है। जी। एक जिसके परिवार में एक से एक उद्भट विद्वान हो, हम्म। वो व्यक्ति जो है घर में जूठे बर्तन मांजे, भूखा रह जाए, बिना खाए सो जाए, नौकर की तरह काम करे, कोई सोच ही नहीं सकता था मालिक कि ये देश का नायक बनेगा। तो आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत सारे साथियों ने सवाल एक ये भी पूछा है कि जो आदिवासियों और दलितों और वंचित समाज के नायक हैं, क्या उनके बारे में हम बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो और करेंगे। अगर आपने हमारा आज नया मोन्टाज चलता हुआ देखा हो तो उसमें बाकायदा तस्वीरें हैं। ज्योतिबा की तस्वीर है, सावित्री बाई की है, अम्बेडकर की है, और तमाम लोग, पेरियार की तस्वीर है उसमें। तो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नवजागरण जो है वो सबका है और सबने मिल के बनाया है। हम सबके बारे में बात करेंगे। तो अब और ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में जो कुछ बात हुई उसका अंत करते हुए बस मुझे एक लाइन जोड़नी है, और क्योंकि अ, हम अंत की ओर हैं कि, और मैं यहां से अपना वाक्य शुरू करता हूं, और ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर की एक मूर्ति। काम करते हैं मयंक, जी। मयंक, जी। हम लोगों की सुविधा के लिए जी। हम बंगाल को फिलहाल छोड़ देंगे, जी। और अगले एपिसोड में हम सीधे महाराष्ट्र चलेंगे। ठीक है, तो ये एक औचक ऐलान जो है ये यस, हो हम गया है कि, महाराष्ट्र चलेंगे जी, और महाराष्ट्र के नवजागरण से बात शुरू करेंगे। ठीक है। तो अगले एपिसोड में, यानी कि 9वें एपिसोड में, हम सीधे महाराष्ट्र चलेंगे बंगाल से, यानी कि बस तकनीकी तौर पे एक कोने से देश के दूसरे कोने की ओर हम दूसरे कोने में, अ, जिससे कि ये जो जो पेट में जो खलबली है ना, वो थोड़ी जी, सी शांत जी, करें। लंबा सफर तय करके सीधे इस कोने से उस कोने पहुंचेंगे। हाँ, सीधे सीधे हाँ, तो वहीं हम लोग पहुंचे हैं। जी, तो मतलब जिसको हम कहते हैं कि गंगा सागर से और कोंकण के तट की ओर हम बिल्कुल। पहुंचेंगे सीधे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं अंतिम उसमें कि मेरा वाक्य मैंने कहा था कि और से शुरू हो रहा है, और एक राजनीतिक दल जो हिंदू और हिंदू के हित की बात करता है, उसके लोगों ने पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनावों के पहले उन्हीं ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी स्क्रीन पे हमारा ईमेल पता है। अपने सवाल, तर्क, असहमति और प्रतिक्रियाएं हमको आप लिख के भेज सकते हैं mediavigilindia@gmail.com पे। हमारे फेसबुक पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, facebook.com/mediavigil पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आपके सवाल आते ही हैं। कोई सवाल हो तो सवाल हम गुरुवार को लेते हैं, गुरुवार को लंबा डिस्कशन रखते हैं। सोमवार को हम लोग फिर से मिलेंगे। हमको बताइएगा कि जो नया रूप रंग है रेंसा का, ये आपको कैसा लग रहा है, लेआउट कैसा लग रहा है। और जैसा कि प्रोफेसर चतुर्वेदी ने जो है वादा कर दिया है कि हम अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात करेंगे, और संडे को आपको राजा राम मोहन राय के का जो अध्याय है हमारी इस डिजिटल वीडियो किताब का, वो आपको यूट्यूब पे चारों एपिसोड एक साथ मिल जाएंगे। तो संडे से आप यूट्यूब पे उसको पढ़ सकते हैं एक चैप्टर की तरह। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, लेकिन सभी के लिए काम की चीज़ है। तो राजा राम मोहन राय के 4 एपिसोड आपको पहली बार संडे को यूट्यूब पे मिलेंगे, और उसके बाद अगले संडे ईश्वरचंद विद्यासागर के चारों एपिसोड आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए मीडिया विजिल, हम आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप सबका शुक्रिया। सोमवार को हम लोग फिर मिलेंगे, कहानी होगी महाराष्ट्र की। शुक्रिया प्रोफेसर। थैंक यू, थैंक यू।